तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे, मज़े कर रहे होंगे अपनी ज़िंदगी में। तो हमने लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था स्क्वायर के बारे में। स्क्वायर हमने अपने हिसाब से हमने पूरा कंप्लीट पढ़ लिया है। एक बार थोड़ा देख लेते हैं आप लोगों की बुक के अकॉर्डिंग कि आपकी बुक में क्या दिया है। हालांकि हमने सब कुछ हमने क्लियर कर लिया है स्क्वायर के बारे में। ओके, डायगोनल्स के बारे में, साइड के बारे में, एंगल्स के बारे में, पैरामीटर के बारे में, एरिया के बारे में। ठीक है। और जितनी भी पॉइंट्स हैं मैंने आपको सब कुछ लिखा दिया है आपको। चलिए अब देख लेते हैं थोड़ा सा बुक में क्या दिया हुआ है। हालांकि दिया वही है लेकिन एक बार देख लेते हैं। तो अ स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑल द एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, स्क्वायर एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म में होता है जिसका हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है एंड ऑल द साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। और जो जितनी भी साइड होती हैं वो सभी इक्वल लेंथ की होती हैं। एवरी स्क्वायर इज ऑल्सो रेक्टेंगल। सभी स्क्वायर रेक्टेंगल हैं बट क्लियरली एवरी रेक्टेंगल इज नॉट अ स्क्वायर। हर एक रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं हो सकता। ओके, नाउ this relation can be pictorial representation using a Venn diagram. Okay, we have seen these diagram before. In a Venn diagram is a set of object in represented as point inside a closed curve. Okay, टिपिकली दीज क्लोज्ड कर्व आर वोवल्स ऑफ सर्कल। तो इसमें कुछ नहीं है, वेन डायग्राम मैं आपको समझा दे रहा हूँ क्या है। देखो ये है वेन डायग्राम इस टाइप से। देखो जैसे ये है, ये स्क्वायर है। तो जो स्क्वायर है इसमें सभी स्क्वायर क्या है कि रेक्टेंगल हो सकते हैं। ठीक है। और जैसे सभी स्क्वायर क्या है, रेक्टेंगल हो सकते हैं, लेकिन रेक्टेंगल जो है वो स्क्वायर नहीं हो सकता। ईच पॉइंट इन रीजन रिप्रेजेंटेड अ स्क्वायर देयर बाय कवरिंग ऑल द पॉसिबल स्क्वायर। Since every square is a rectangle, the Venn diagram represented of these two set would be as follow. तो इसको भी आप लोग अपने नोट में ऐड कर लेंगे। जो आपने नोट्स बना रहे हैं साथ साथ उसमें इसको नोट कर लेंगे, इसको बना देंगे आप लोग भी कि जो बड़ा वाला सर्कल है ये वाला, ये आपका रेक्टेंगल का होगा। तो इस रेक्टेंगल के अंदर है स्क्वायर। ठीक है। तो इतना पार्टीशन है जो स्क्वायर है वो, जो कि रेक्टेंगल के अंदर आ रहा है। तो इसका मतलब ये होगा कि रेक्टेंगल के अंदर जितने भी स्क्वायर है वो सब आ जाते हैं, लेकिन जो स्क्वायर है उसके अंदर रेक्टेंगल नहीं आता। ठीक है। तो कहने का मतलब ये होगा कि रेक्टेंगल ज़्यादा है, स्क्वायर कम बोल सकते हैं हम, कम है। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि सभी जो स्क्वायर है वो रेक्टेंगल भी बोलते हैं, क्योंकि पूरा बड़ा वाला जो सर्कल है रेक्टेंगल का है। तो रेक्टेंगल के अंदर ही स्क्वायर स्क्वायर समा रखे हैं, लेकिन स्क्वायर के अंदर रेक्टेंगल नहीं समाएगा क्योंकि सभी रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं होते मेरे दोस्त। आगे चलते हैं, आगे क्या दिया है बुक में देख लेते हैं फटाफट। चलिए आगे है कुछ इस तरीके से। लेट अस कंसीडर द कारपेंटर प्रॉब्लम अगेन। ओके, जो हमने कल डिस्कस किया था। इफ द वुडन स्ट्रिप्स have to be placed such that the thread passing thought their end point from a square, what must be done? Okay, so as in the previous case, let us try to construct a square one of whose diagonal is length of 8 centimeter। जो इसकी डायगोनल है इसकी 8 सेंटीमीटर, 8 इधर से 8 इधर से मान लो। While solving the carpenter problem for the case of the rectangle, we have seen to the that to get the quadrilateral with all angles 90 डिग्री। ठीक है। एंड अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल 90 डिग्री है इसके। और अपोजिट साइड जो होगी वो क्या होगा, एक रेक्टेंगल होगा। क्योंकि मान लो कि कारपेंटर ने दो इस टाइप से मान लो कि दो डायगोनल्स फॉर्म में लिए, लकड़ी से लिया है और धागे को उसके चारों तरफ इस तरीके से लपेट दिया। ठीक है। 8 सेंटीमीटर लेंथ ही है, 8 सेंटीमीटर लेंथ ही है। तो जो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री होगा। ये यहाँ पर भी जो एंगल बनेगा ना ये वाला, ये भी कितना होगा दोस्त, ये भी 90 डिग्री होगा। क्योंकि स्क्वायर के जो डायगोनल्स होते हैं ना वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। ओके, द डायगोनल्स हैव टू बी ड्रॉ सच दैट दे आर ऑफ इक्वल लेंथ एंड दे बाइसेक्ट ईच अदर। जो डायगोनल्स होंगी इक्वल लेंथ की होंगी, जितनी इधर इतनी इधर, इतनी इधर इतनी इधर, और इक्वल लेंथ की होंगी और बाइसेक्ट करेंगे एक दूसरे को। ओके, तो यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है बच्चे को। ये इसे छोड़ो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसको देखते हैं, डिडक्शन क्या है 5। व्हाट शुड बी द एंगल फॉर्म बाय डायगोनल। ओके, देख लेते हैं। व्हाट शुड बी एन एंगल फॉर्म बाय द डायगोनल। अब हालांकि हमने सब कुछ पढ़ रखा है लेकिन एक बार इनके हिसाब से भी देख लेते हैं। इनके कहने का मतलब ये है कि
कि डायगोनल्स पे जो एंगल है वो कितना होता है या कितना होना चाहिए। तो the angle between the diagonals can be found using the notation of congruence. Suppose we join the equal diagonals such that they bisect each other and result in square. ठीक है, जो इक्वल इसमें जैसे इतना ये है, इतना ही ये है, इतना ये होगा, इतना ये हो जाएगा। ठीक है, ये कॉमन साइड हो जाएगी। ये कॉमन साइड तो ये है कि ये जो रेड वाला है ग्रीन वाला को ये क्या कर रहे हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर रही है इसको, यानी ये वाला ट्रायंगल इसके इक्वल प्रूफ कर रहे हैं। तो प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, इसमें ट्रिपल एस लग जाएगा। एक ये वाला साइड इक्वल है, ये भी साइड इक्वल है, ये भी साइड इक्वल है, ये भी कॉमन साइड है, तो साइड 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 यानी ट्रिपल एस कंडीशन का जो रूल है, हमने रूल से पढ़ रखे हैं पहले ही। ये कंडीशन लगा के इन्होंने दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया है दोस्तों। ओके, तो यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है किसी बच्चे को। अगला है कैन दिस बी यूज टू फाइंड द एंगल्स बी ओ ए एंड बी ओ सी। बी ओ ए एंड बी ओ सी, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बताना है कितना होगा, इन दोनों का सम कितना होगा। तो सिंपल सी बात है, देखो यहाँ से ये वाला एंगल 90 है और यहाँ से ये वाला एंगल 90 है, तो दोनों का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। खत्म, कुछ सोचना ही नहीं है, क्योंकि हमने सब कुछ पहले पढ़ रखा है। तो यहाँ पे हमें ज़्यादा सोचना नहीं है, दिमाग ज़्यादा हमने लगा यूज़ नहीं करना है। मतलब यहाँ पर हमें जो दिमाग लगाना था हमने पहले नोट्स में लगा रखा है। ठीक है, ये तो मैं आपको तो ऐसे पढ़ा रहा हूँ कि बच्चे ये ना बोलें कि सर आपने बुक से नहीं पढ़ाया हमें। ठीक है, तो हालांकि सब कुछ वही है, उससे बेहतर, इससे बेहतर मैंने आपको पढ़ा रखा है पहले ही। ओके, नाउ आगे देखते हैं उसके बाद। दिस शो दैट द डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। जो आपको दिख रहा होगा कि जो डायगोनल्स हैं स्क्वायर की वो बाइसेक्ट करती हैं एक दूसरे को और कट करती हैं और अपने आप में वो राइट एंगल बनाती हैं, उन्हें 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। This means that the diagonals have to be drawn such that they are of equal length. Equal length की होंगी दोनों bisect, दोनों diagonals and bisect each other at right angle, और एक दूसरे को कट करेंगे 90 डिग्री के एंगल पर। Okay, since the end point of diagonals uniquely determine the vertex of quadrilateral, ठीक है, we will get the square when the diagonals are joined this way. Okay, नेक्स्ट है इसके बाद, यूजिंग दिस फैक्ट कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर विद डायगोनल्स ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। यूजिंग दिस फैक्ट कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर विद अ डायगोनल्स ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। तो यही बोला गया है इसमें कि हमें यूजिंग इन सभी फैक्ट का यूज़ करके हमें एक स्क्वायर कंस्ट्रक्ट करना है जिसकी जो डायगोनल हो जाएगी उससे वो 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें बोला गया करने के लिए। चलो देख लेते हैं, इसको हम कर लेते हैं। ठीक है, इतना टफ नहीं है। चलो चलते हैं नोट्स पे। ओके, तो यूजिंग द फैक्ट कंस्ट्रक्ट हमें करना है, हमें स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं दे रखा है इसमें। देखते हैं इसमें है क्या वैसे। तो सबसे पहले आपको 8 सेंटीमीटर का डायगोनल्स होते तो आपको बनाना है, हम मान सकते हैं डायगोनल्स 8 सेंटीमीटर हो जाएगा आपका, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। इसका मिड पॉइंट ये है 4, इसको हम ओ मान लेंगे। अब ओ से आपको क्या करना है कि यहाँ से आपको 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है, यहीं से ही करना है 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ। आई थिंक ये जो एंगल है 90 डिग्री रहेगा। अब हमें ये एक लाइन और ड्रॉ कर देनी है। अब यहाँ से हमें कंपास रख के एक आर्क यहाँ बनाना है, एक आर्क 4 सेंटीमीटर यहाँ देना है, 4 सेंटीमीटर का आर्क यहाँ देना है, 4 सेंटीमीटर का आर्क यहाँ देना है, और इन सभी को हमें ज्वाइन कर देना है। बस ये बन जाएगा आपका स्क्वायर। तो बहुत इजी है, इतना टफ नहीं है दोस्तों। तो थोड़ा से बार में हम लिख भी देंगे, ऐसा नहीं है कि हम कुछ नहीं लिखेंगे इसमें। इस टाइप से इसमें हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं इसको। ये है आपका स्क्वायर। ओके, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा इसमें लिख देते हैं कि हमने ड्रॉ किया है, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ओके, लिख देंगे, डायगोनल है ये। अगला पॉइंट है, ये फर्स्ट पॉइंट सेकंड में लिखना है। इसके बाद ड्रॉ अ परपेंडिकुलर to AC thought
ओ, ये ए है, ए सी मान लो, ए बी सी डी, ये जाएंगे इसके पॉइंट्स। ठीक है, तो ड्रॉ परपेंडिकुलर टू ए सी थॉट। ओ, ये हमने यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ली है इस टाइप से, यहाँ से हमने ओ से, और विद ओ यानी ओ के साथ हमें सेंटर पॉइंट और रेडियस यहाँ से कितनी हो जाएगी इसकी, यहाँ से रेडियस कितनी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। तो ओ ए हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, ये भी और ये भी 4 हो जाएगा। ओ ए इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, अब ये 4, सो ओ बी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ऐसे ही ओ डी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ओ सी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ओके, लास्ट में ज्वाइन कर देना है सब पॉइंट्स को। बस कुछ नहीं करना होगा। द फिगर ए बी सी डी इज द रिक्वायर्ड स्क्वायर। यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई बच्चे को दिक्कत नहीं होगी। तो इसमें ऐसा नहीं कि जैसे मैंने लिखा है वैसे लिखना है आपको, इसमें आप लोग अपनी लैंग्वेज में भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें इतना बड़ा इशू नहीं है, इसमें इतना बड़ा इशू नहीं है। अगर आपने अच्छे से लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको लिखने में। ठीक है दोस्तों, तो ये है छोटा सा एग्जांपल था, कर लिया है। अब देखते हैं आगे क्या दिया है बुक में। आगे प्रॉपर्टीज़ वगैरह दी हैं, देखो ये हम सब हमने पहले पढ़ रखा है, तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है आप लोगों को। प्रॉपर्टी पढ़ रखी है सारे में, ऑल द साइड्स ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू ईच अदर, ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ रखी है, ये पढ़ रखी है, ये सब हमने। इसके अलावा जितनी और भी प्रॉपर्टी है ना इसकी, वो सब हमने पहले पढ़ रखी है। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है किसी भाई को। ओके, तो ये देखते हैं ये क्या देखिए छोटी सी प्रॉपर्टी। व्हाट आर द मेजर ऑफ एंगल ए, एंगल 1 2 3 4, सी इफ यू कैन रीजन एंड और एक्सप्लेन एक्सपेरिमेंट टू फिगर दिस आउट। तो मान लो कि इस तरीके से आपको ये दिया है, स्क्वायर है ये भी, एंगल 1 2 3 4। तो इन एंगल ए डी सी इन्होंने इस एंगल में लिया है। अगर ये दोनों साइड इक्वल हैं तो इन पे बेस, जो ये हम बेस इसको माने, ये दो साइड इक्वल हैं तो बेस ये हो जाएगा, नीचे वाला जो डायगोनल है उसको बेस लाइट कर लेंगे, तो ये वाला एंगल ये वाले एंगल दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। और उस हिसाब से जितना ये होगा उतना ये होगा, और ये 90 डिग्री पहले से दे रखा है। ठीक है, तो एंगल 1 3 और 90, ये 90 है ना पहले से, क्योंकि किसी भी स्क्वायर का हर एक एंगल 90 डिग्री होता है। तो यहाँ से जो एक ये एंगल आएगा सॉल्व करने के बाद, क्योंकि दोनों एंगल सेम है, अगर 90 ये है तो 90 का हाफ ये होगा, 90 का हाफ ही ये हो जाएगा। ठीक है, दोनों एंगल कितने होंगे, 45 45 या 45 डिग्री के हो जाएंगे। इसी तरीके से 2 और 4 भी सेम हो जाएंगे, ये भी कितने के हो जाएंगे, 45 डिग्री के। तो इसमें कुछ नहीं है, कुछ नहीं था इसमें, वो हल्का सा एक एग्जाम्पल दिया हुआ था, ये मैंने समझा दिया है आपको, तो इतना कुछ है नहीं। क्योंकि इन्होंने क्या किया कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स को सम कर दिया है और वहाँ से एंगल 1 और 3 निकाल दिया है। अब यहाँ तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं है मेरे ख्याल से। क्लियर दोस्तों, क्लियर है यहाँ तक। अब हम फोकस करेंगे फिगर इट आउट। यहाँ से थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं आपकी एक्सरसाइज में। फिगर इट आउट के क्वेश्चन हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। दोस्तों गौर करेंगे इन क्वेश्चन पर। देखो फर्स्ट पार्ट इसका ये है और सेकंड पार्ट इसका ये है। बोला है कि फाइंड ऑल द अदर एंगल इनसाइड द फॉलोइंग रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के अंदर जितने भी एंगल्स हैं इन सभी को हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, जैसे मान लो कि एक ये है तो इसको हम एंगल 1 मान लेंगे, इसको हम एंगल 2 मान लेंगे, इसको 3। ठीक है, ये एंगल 4 दिया है, इसको एंगल 4 मान लेंगे हम। ये 5 है, ये 6 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा। ठीक, ध्यान से देखेंगे आप लोग। तो यहाँ से हमें बाकी के जो एंगल्स हैं वो फाइंड आउट करने हैं। तो बहुत इजी है, बेसिक चीज़ें हमने सब पढ़ रखी हैं पहले ही। देखो अब यहाँ पे हम बात करेंगे इन ट्रायंगल ए ओ बी में। इन ट्रायंगल ए ओ बी, देखो ये साइड दोनों इक्वल हैं, तो ये जो ट्रायंगल है ये बनेगा आपका आइसोस्केल ट्रायंगल। क्या बनेगा, ये आइसोस्केल ट्रायंगल। और आइसोस्केल ट्रायंगल की खास बात ये होती है
कि बेस पे बना एंगल जो होता है ना वो इक्वल होता है, यानी अगर 30 ये है तो ये भी 30 हो जाएगा। ओके, एक सेकेंड। ओके दोस्तों, तो हमने ये आइसोस्केल ट्रायंगल बन रहा है, जितना एंगल ये होगा उतना एंगल ये हो जाएगा। लिख सकते हैं आइसोस्केल ट्रायंगल। अगर ये आइसोस्केल ट्रायंगल है तो यहाँ पे एंगल 4 जो हो जाएगा ना वो एंगल 5 के इक्वल हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे तो हिसाब से एंगल 5 की जो वैल्यू हो जाएगी वो भी 30 डिग्री हो जाएगी। लो फर्स्ट ये भी निकल गया। उसके बाद अगर ये 30 है ये 30 है तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 होता है ना। तो अगर ये प्लस ये इसको मान लो आप लोग क्या मानोगे इसको? ए ओ बी लेके चलो इसको आप लोग, ठीक है, क्योंकि ए ये एक सही फॉर्मेशन होता है एंगल। हाँ, ए ओ बी जो हमें बताना होता है उसको हम बीच में रखते हैं, तो ओ बीच में रहेगा, ध्यान रखिए ए ओ बी। तो सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, इसको लिख भी सकते हैं आप लोग। तो यहाँ से एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल ए ओ बी, इन सभी का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो यहाँ से ये 30 है, ये भी 30 है, ये हमें निकालना है, तो इसको ऐसे रखेंगे दोस्तों, ये हो जाएगा 180 डिग्री। तो 30 30 60 हो जाएगा। 60 को हम इधर ले आएंगे तो यहाँ से ए ओ बी बचेगा और यहाँ से 180 माइनस के 60 डिग्री हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से हमें ए ओ बी इज इक्वल टू बचेगा आपका 120 डिग्री। तो यहाँ से 120 ये मिल जाएगा। तो यानी ये वाला जो एंगल है वो 120 डिग्री है। फोकस करेंगे तभी समझ में आएगा, ऐसे समझ में नहीं आएगा बिल्कुल भी। अब देखो ये वाला 120 है तो ये भी 120 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं दोस्तों। अगर एक लाइन पे एंगल होता है 180 डिग्री 180, तो अगर ये 120 है तो कितना बचा? और 60 यहाँ बचा, क्योंकि टोटल 180 होना चाहिए ना दोनों को जोड़ के, ठीक है। तो ये 60 हो जाएगा। अगर ये 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि हमने सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं बहुत अच्छे तरीके से, तो हमें कहीं भी दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है दोस्तों। ओके, तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे इसमें, ये है 30 ये 30, अब देख लेते हैं ये वाला, क्योंकि अब देखो ये 30 है तो ये 60 हो जाएगा, सिंपल सी बात है। क्योंकि किसी भी रेक्टेंगल के जो कॉर्नर पे जो एंगल होते हैं वो हमेशा 90 डिग्री होता है। तो दोनों का सम कितना है? 90 डिग्री है। यहाँ से एंगल 6 और एंगल 5 का जो सम होता है ना वो 90 डिग्री है दोस्तों। तो अगर एंगल 6 निकालना है तो 30 की वैल्यू रखेंगे, तो यहाँ से हमारे पास जो एंगल 6 होगा वो 90 माइनस 30 इज इक्वल टू 60 डिग्री हो जाएगा। यहाँ से कितना आ जाएगा? ये 60 हो जाएगा ये वाला। तो ये भी 60 हो जाएगा। जो दोनों आपस में इक्वल हैं तो एंगल 7 भी कितना हो जाएगा? ये भी 60 हो जाएगा। लिख देंगे यहाँ पर आइसोस्केल ट्रायंगल, ठीक है। तो ये तीनों एंगल 60 60 हो जाएंगे, एंगल 7 भी 60 डिग्री हो जाएगा, एंगल 6 भी 60 डिग्री हो जाएगा, ये वाला भी 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। एंगल 8 पे जाओ, अगर ये 60 है तो ये वाला 30 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का सम कितना होना चाहिए? एंगल 8 और एंगल 7 का जो सम है वो 90 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि ये कोने में है, कॉर्नर पर है। तो इस हिसाब से यहाँ पर एंगल 8 निकालना है तो एंगल 7 की वैल्यू 60 रखेंगे और यहाँ से 90 डिग्री। तो एंगल 8 की जो वैल्यू हो जाएगी दोस्तों वो 90 माइनस 60 इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी? 30 डिग्री। तो यहाँ से भी हमने निकाल दिया है। एंगल 1 देख लो अब, अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा, क्योंकि दोनों कैसे एंगल हैं? ये आइसोस्केल ट्रायंगल के एंगल हैं बेस वाले। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 8 इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। ध्यान से देखेंगे तब समझ में आएगा कि जितना ये होगा उतना ये होगा, क्योंकि ये साइड इज इक्वल टू ये साइड है, तो आइसोस्केल ट्रायंगल बन रहा है। इसमें ये सभी आइसोस्केल ट्रायंगल है, ठीक है, क्योंकि इनके दो साइड इक्वल हैं आपस में। अगर ये 30 है तो ये 60 हो जाएगा, एंगल 2 60 हो जाएगा, सिंपल सी बात है। क्योंकि कॉर्नर कितना होना चाहिए? 90 होना चाहिए। जो कॉर्नर है कितना होना चाहिए? 90 होना चाहिए। यहाँ से यहाँ तक 90 होना चाहिए। तो जितना ये होगा 30 तो ये 60 हो जाएगा। तो एंगल जो 2 है वो 60 हो जाएगा। अगर ये 60 है ये 60 है तो तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो ये भी 60 हो जाएगा। तो एंगल 3 इज इक्वल टू 60 डिग्री। इस तरीके से हमने एंगल्स को फाइंड आउट किया है। ये तो फर्स्ट वाला। अब देख लेते हैं थोड़ा सा सेकंड वाले पे कि इसमें है क्या। चलिए देखते हैं फटाफट।
अगला है, देखो इसको भी मान लें कि एंगल 1 है, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 7 और ये 8 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बाकी जो बीच वाले हैं इनको तो ऐसे हम लेट कर लेंगे, क्यू ओ आर इसको ठीक है दोस्तों। इस तरीके से हमने सभी एंगल्स को लेट कर लिया है, 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद क्या है, अगर ये 110 है तो दोस्तों ये भी 110 हो जाएगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। क्यू ओ आर और एंगल पी ओ एस दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है। उस हिसाब से अगर ये 110 है तो ये वाला 70 हो जाएगा, क्योंकि एडजेसेंट एंगल हो जाएंगे, सॉरी स्ट्रेट लाइन एंगल है। स्ट्रेट एंगल कितना होता है, 180 डिग्री, और 180 डिग्री का मतलब है कि अगर ये 110 है तो ये 70 हो जाएगा। दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो ये अगर ये 70 है तो ये भी 70 मिल जाएगा यहाँ से, क्योंकि बोथ आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। आई थिंक देयर इज़ नो प्रॉब्लम एनी वन। चीज़ें बहुत आराम से चल रही हैं, बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को लेके चल रहे हैं हम लोग। ठीक है दोस्तों, वर्टिकली अपोजिट एंगल तो पता है ना आपको क्या है। अब तक हमने वर्टिकली अपोजिट एंगल वाली प्रॉपर्टी ही लगाई है, इसके अलावा हमने कुछ नहीं लगाया अब तक। ठीक है, अगर ये 110 है तो ये 110, ठीक है। ये 110, अगर ये 110 है तो ये वाला 70 हो जाएगा, क्योंकि इस लाइन पे है ना, ये क्यू एस लाइन पे है। एक लाइन पे पूरा जो एंगल बनता है वो 180 बनता है। अगर ये 110 है तो ये 70 बचेगा ना, तो जितना ये हो जाएगा उतना ये हो जाएगा। ये दोनों भी कैसे हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, खत्म। बस अब इसमें देखो, हमको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है बस। ओके, चलें आगे। चलो, दिख रहा है ना साहब यार। क्योंकि फ्रेम में आना भी तो चाहिए ना, दिक्कत ये भी है। चलो देख लेते हैं फटाफट। अब देखो जरा यहाँ पर क्या है, सबसे पहले बात करेंगे हम इस ट्रायंगल की। इन ट्रायंगल पी ओ एस, इन ट्रायंगल पी ओ एस में फोकस करेंगे। पी ओ एस नीचे वाला है ये। अगर ऊपर वाला 110 है, सारे एंगल्स में आइसोस्केल ट्रायंगल है। आइसोस्केल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है दोस्तों, अगर ये साइड इज इक्वल टू ये साइड है तो इनके बेस पे नीचे जो एंगल बनते हैं वो हमेशा सेम होते हैं। इस चीज़ को मैंने कई बार आपको बता रखा है। ठीक है, तो एंगल एक एंगल दो के बराबर होगा। ठीक है, ध्यान देंगे। और एक प्रॉपर्टी और रहेगी इसमें, किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम जो होता है ना वो 180 डिग्री होता है। तो अगर एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल ये वाला यानी 110, इन सभी का तीनों का सम जो होगा वो 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। यहाँ से एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 कैसे ट्रायंगल है, आइसो स्केल ट्रायंगल है। आइसो क्या स्पेलिंग होती है, मैं तो भूल भी गया। आइसो स्केल, आइसो स्केल, आइसो स्केल ट्रायंगल। चलो देख लेना, जो भी होगी देख लेना अपने आप, हालांकि ये रॉन्ग है लिखी हुई। चलो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा, तो जितना भी एंगल 1 होगा उतना ही एंगल 2 हो जाएगा। तो हमें पता है कि प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल क्या बोलती है, ये बोलती है कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम जो होता है ना वो किसके बराबर होता है, 180 डिग्री बराबर। तो यहाँ से एंगल 1 प्लस एंगल 2 और 110, इन तीनों का सम कितना है, 180 डिग्री हो जाएगा। यहाँ से एंगल 1 और एंगल 2 दोनों इक्वल हैं, तो इनको हम थोड़ा सही फॉर्म में लिख देंगे। यहाँ से बचेगा आपका ये 70 डिग्री। तो यहाँ से एंगल 1 की जगह एंगल 2 रखूँ मैं, तो 2 एंगल 1 प्लस एंगल 1, भाई यार एंगल 1 इज इक्वल टू 70 डिग्री। देखो जरा सिंपल सी बात है, एंगल 2 जहाँ पर था मैंने वहाँ पर एंगल 1 रख दिया, क्योंकि बोथ आर इक्वल। तो 2 एंगल 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 70 डिग्री, और एंगल 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 70 अपॉन 2 डिग्री। 7 से कैंसिल 35 टाइम। तो यहाँ से एंगल 1 की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 35 डिग्री। और क्योंकि बोथ आर इक्वल है तो एंगल 2 भी कितना हो जाएगा दोस्तों, 35 डिग्री। मेरे ख्याल से यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है किसी बच्चे को। तो यहाँ से ये भी 35 और ये भी 35। ओके, अब हम बात करते हैं इस वाले ट्रायंगल के बारे में। ये भी आइसोस्केल ट्रायंगल है। इन ट्रायंगल एस ओ आर, एस ओ आर में सेम कंडीशन हो जाएगी, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा। ये भी अपने आप में कौन सा एंगल है, आइसोस्केल ट्रायंगल हो जाएगा दोस्तों।
कैसे एंगल है? आइसोस्केल ट्रायंगल हो जाएंगे। नाउ ठीक है। आइसोस्केल ट्रायंगल हो जाएगा ये भी। तो अब क्या करेंगे, देखो जरा यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से जो 3 वाला एंगल होगा ये और ये 70, इन तीनों को ऐड कर देंगे अब हम। एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस 70 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, अब 7 के इक्वल 4 भी है तो हम इसको भी 4 को भी 3 मान लेंगे हम लोग, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी फिर। तो यहाँ से 2 एंगल 3 इज इक्वल टू 180 माइनस 70, तो 2 एंगल 3 इज इक्वल टू 110, तो एंगल 3 इज इक्वल टू 110 अपॉन 2, 2 से कैंसिल, सही हो जाएगा आपका 55 टाइम। कितने टाइम? 55। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, एंगल जो आपका 3 है वो 55 और एंगल 4 भी 55 हो जाएगा क्योंकि बोथ आर इक्वल। ओके, तो यहाँ से यहाँ पे जो ये वाला एंगल होगा दोस्तों, ये जो एंगल होगा थर्ड वाला, ये भी 55, ये भी 55। अब चलते हैं इस वाले ट्रायंगल में, 2 ट्रायंगल और बचे हैं बस। तो यहाँ से सेम एंगल 5 इजिकल टू एंगल 6 हो जाएगा। इसको यहाँ कर रहा हूँ मैं। स्ट्रक्चर तो मेरे ख्याल से आप सभी ने बना दिया होगा ना। तो इन ट्रायंगल कौन से ट्रायंगल में है? QOR में। वही सेम एंगल 5 इजिकल टू एंगल 6 हो जाएगा। कौन सी ट्रायंगल है? आइसोस्केल ट्रायंगल है, आइसोस्केल ट्रायंगल है। तो यहाँ से अब हम देखते हैं, जब ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो तीनों एंगल का सम कितना है? 180 डिग्री। स्ट्रक्चर में देखते रहना दोस्तों आप सभी लोग। तो यहाँ से एंगल 5 के 6 के प्लेस पर एंगल 5 रखूंगा मैं क्योंकि बोथ आर इक्वल। तो 2 एंगल 5 इज इक्वल टू कितना बचेगा? 70 डिग्री। कितना बचेगा? 70। तो यहाँ से एंगल 5 की जो वैल्यू आएगी दोस्तों वो आएगी 35 डिग्री। तो एंगल 5 इज इक्वल टू 35 एंड एंगल 6 की वैल्यू भी सेम हो जाएगी 35 क्योंकि बोथ आर इक्वल। ओके, अब हमारा लास्ट बचा है ट्रायंगल ये वाला। अब बात करेंगे 7 और 8 की। ये भी सेम वही है, 7 8 इक्वल हो जाएंगे और तीनों का सम 180 के बराबर। ट्रायंगल POQ, ये इतना अलग है, POQ सेम प्रोसेस। एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8 एंड प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल क्या बोलती है? 7 प्लस 8 प्लस 70 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से सेम है, अगर ये तो 8 के प्लेस पर भी मैं 7 रखूँगा क्योंकि बोथ आर इक्वल। अब 180 में से मैं घटाऊँगा आपका तो ये बचेगा आपका 110। तो यहाँ से जो एंगल 7 की वैल्यू आएगी वो आएगी 55 डिग्री। कैंसिल कर दूंगा ना इसको, कितनी आएगी? 55 डिग्री। अब जितना एंगल 7 होगा दोस्तों उतना ही एंगल 8 हो जाएगा क्योंकि बोथ आर इक्वल। इस तरीके से, तो इस तरीके से चीज़ें हमने सारी फाइंड आउट कर ली हैं। तो कैसा लगी वीडियो दोस्तों आपको? अगर अच्छी लगी होगी तो इसको लाइक करना, शेयर करना सभी दोस्तों में। और अगर आगे भी इस तरीके की वीडियो आप चाह रहे हो, बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझा रहा हूँ हर चीज़, बेसिक से लेके एडवांस तक की हम पढ़ाई कर रहे हैं। कोई भी क्वेश्चन आपको छूट नहीं रहा है, कोई भी एग्जाम्पल आपको छूट नहीं रहा है इस सीरीज़ में। तो बने रहना दोस्तों। ओके, चलिए, जय राधे राधे।